Hey guys, so in this video, we are going to understand the interstate relations in India. So in the last video, we have learned the central state relations in India. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए. And I would like to take a favor from you. If you have not subscribed the channel, so please subscribe it, hit the bell icon button and share the video as much as possible because then only we will feel motivated to make such videos at a periodic interval. So let's start with it. So India की जो federal system है, it requires the harmonious relations not just between the central government and the state government but also among the state themselves. The constitutions provides the specific mechanisms कि कैसे cooperations बढ़ाया जाए और कैसे conflicts को resolve किया जाए between the different states. So अगर हम देखें states के relations, so constitutional framework जो है पूरा ये 4 headings में divide किया गया है. So one is adjudication of the interstate water disputes. So under Article 262. Second is coordination through the interstate council. That is Article 263. फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दैट इज आर्टिकल 301 to 307. It guarantees the free flow of the trade and commerce throughout the India. And last one is recognition of the public acts. Article 261. It ensure that. Right. सो हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स. तो ये क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर इंटरस्टेट रिवर है या इंटरस्टेट रिवर वैली है तो उसके अगर वाटर को रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है. सो वो आर्टिकल 262 में प्रोवाइडेड है. सो आर्टिकल 262 क्या करता है? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट to make a law for the adjudication of the disputes related to the interstate river and river valley. राइट. तो पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने आर्टिकल 262 को यूटिलाइज करके रिवर बोर्ड एक्ट एज वेल एज द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट को इनेक्ट किया इन 1956. तो अभी कोई भी कुछ झगड़ा होता है इंटरस्टेट रिवर को लेके स्टेट्स के बीच में तो पार्लियामेंट क्या करती है? ये पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल फॉर्म करती है और वो ट्रिब्यूनल क्या करती है? वो ट्रिब्यूनल एजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स करती है बिटवीन द स्टेट्स रिगार्डिंग द इंटरस्टेट रिवर्स. अभी आर्टिकल 262 ऐसा भी कहता है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी और उसके अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल सेटअप करेगी उस ट्रिब्यूनल का डिसीजन बाइंडिंग होगा एंड फाइनल होगा. एंड नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर सच डिस्प्यूट्स. तो इसका मतलब स्टेट्स और स्टेट्स के रिजोल्यूशंस जो भी आएंगे वो डिसीशंस जो भी आएंगे ट्रिब्यूनल्स के दैट विल बी द बाइंडिंग. और वो बाइंडिंग जो होंगे वो जो डिसीशंस होंगे उनकी अपील यू कैन नॉट गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट. राइट. तो डिफरेंट इंटरवल्स पे डिफरेंट ट्रिब्यूनल सेटअप की गई है. सो दिस आर द डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स लाइक कृष्णा इज देयर बिटवीन महाराष्ट्र कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. और अभी जो कृष्णा दूसरी बार तीसरी बार की गई थी सो वो महाराष्ट्र के बीच में थी. कर्नाटका, आंध्र एंड तेलंगाना वाज देयर. राइट. लाइक नर्मदा वाज सेट अप, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल. सो बिटवीन द राजस्थान, गुजरात, एमपी एंड महाराष्ट्र. राइट. सो रवि एंड बीस वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. सो यहाँ से क्वेश्चंस तो नॉर्मली नहीं आते बट डू हैव अ लुक कि कौन सी ट्रिब्यूनल कौन से स्टेट्स के बीच में है. राइट. सो लाइक वंसाधरा इफ यू सी, सो वंसाधरा वाज बिटवीन द ओडिशा एंड द आंध्र प्रदेश. सो आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा के बीच में वंसाधरा. एंड महादाई बिटवीन द गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. राइट. So that was under the Article 262 for the interstate water disputes. अभी हम पढ़ें Article 263 that is interstate council. Right. So interstate council under the Article 263. अभी ये क्या बोलता है? It empowers the president to establish the interstate council if it appears that public interest would be served by its establishment. तो जब प्रेसिडेंट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है at that time president will establish this. Okay. So constitution में usually these 3 functions दिए गए हैं आर्टिकल 263 के अंतर्गत.
इंटर स्टेट काउंसिल के कौन से फंक्शंस होंगे दैट आर गिवन अंडर द आर्टिकल 263। और प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि आइदर ऑल ऑफ द थ्री और एनी ऑफ द थ्री और अदर फंक्शंस दैट ही थिंक्स सो कि उसके एस्टेब्लिशमेंट से वो सर्व होगा पब्लिक का इंटरेस्ट, तो वो president is empowered to give that functions to it. So one is inquiry function. So council can inquire into and advise upon the disputes which may arise between the states or the central and states. तो ये जो है पर्टिकुलर फंक्शन इंक्वायरी का, वो सुप्रीम कोर्ट को जो दिया गया है अंडर द आर्टिकल 131 वही है। बट डिफरेंस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शन है जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल 131 के अंतर्गत, दैट इज बाइंडिंग, और इंटरस्टेट काउंसिल वी ऑल नो दैट इट इज नॉन बाइंडिंग। ओके, सो वो एडवाइजरी है। Second one is discussion role, right? So discussing the subjects in which states or the central and states have the common interest. Third one is advisory capacity. So recommending for the better coordination of the policies and action on the subjects of the common interest. राइट। सो ये कब स्टेब्लिश की गई? सो जैसे सरकारी कमीशन वाज एस्टेब्लिश फॉर प्रमोटिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, सो इट रिकमेंड द establishment of the permanent interstate council under article 263, proposing the name intergovernmental council। और फिर वीपी सिंह की गवर्नमेंट दैट इज जनता दल गवर्नमेंट हैज established the interstate council in 1990। so it is a recommendatory body, right? it is a advisory body। इसका मतलब कि इंटरस्टेट काउंसिल के जो भी डिसीजंस होंगे दैट विल बी नॉट बाइंडिंग, सो इट विल बी, राइट, इट विल बी नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। और फिर स्टैंडिंग कमेटी को भी इस्टेब्लिश किया गया। स्टैंडिंग कमेटी क्या करेगी कि कोई भी जो डिसीशंस जो इंटरस्टेट काउंसिल्स को लेने होंगे या फिर डिस्कशंस करने होंगे कोई भी मैटर्स के ऊपर, वो बेक करके उनको देगी, राइट। सो स्टैंडिंग कमेटी को कौन हेड करेगा? सो यूनियन होम मिनिस्टर। ओके, सो इट वाज क्रिएटेड इन 1996 फॉर कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। और इंटरस्टेट काउंसिल का सेक्रेटेरिएट भी स्टैब्लिश किया गया था 1991 में, ओके, अंडर अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 2011 से ये जो सेक्रेटेरिएट है इंटरस्टेट काउंसिल का, इट आल्सो सर्व एज अ सेक्रेटेरिएट फॉर द जोनल काउंसिल, राइट। So now if we see the composition of the interstate council, so the prime minister of India lead the interstate council and he will act as a chairman, राइट। और जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे हर एक स्टेट्स के, दे विल बी द मेंबर ऑफ इट। और अगर यूनियन टेरिटरी जो है जहाँ पे लेजिस्लेचर है लाइक जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो उनके सीएम होंगे, राइट। और दूसरी यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। अगर कोई स्टेट में जहाँ प्रेसिडेंट रूल है तो वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होगी नहीं, तो वहां पे गवर्नर आएंगे, राइट। और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उनमें से एक कंपल्सरीली होम मिनिस्टर होंगे, राइट। सो होम मिनिस्टर प्लस 5 अदर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, राइट। अभी फंक्शंस क्या है इंटरस्टेट काउंसिल के? तो लाइक कोऑर्डिनेशन, प्रमोटिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, investigating the subjects of the common interest, and recommending for better policy coordination, as well as deliberation on the matters of the general interest to the states। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको रिकमेंड करना। इसका मतलब कि जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं उनको कुछ नहीं करना। ओके, तो दैट वाज गिवन, वी हैव सीन ना कि लाइक इंक्वायरी फंक्शंस, तो ये नहीं दिया गया है, राइट। ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है, राइट। So council should meet at least thrice a year. Okay, its meetings are held in camera and all the questions are decided by the agreement, that is consensus, right। तो national importance matters जो भी होंगी, जो central state as well as state को इफेक्ट करेंगी, उसको डिस्कशन करने की ये पर्टिकुलर फोरम है, राइट। देन थर्ड वन इज पब्लिक एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। नाउ व्हाट इज पब्लिक एक्ट? तो पब्लिक एक्ट यानी गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस, उनको पब्लिक एक्ट बोला जाता है। पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट ऑफिशियल ड्यूटी के दरमियान
जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बना रहा है उसको पब्लिक रिकॉर्ड बोला जाता है. Okay, and third is judicial proceedings that you know, right? So what it says that, so it says Article 261 ऐसा बोलता है कि there is a full faith and credit clause. It ensures recognitions of the public act, public records, and judicial proceedings throughout the India. So this provision is very much important as each state's jurisdiction is limited to its territory. So इसके कारण interstate recognitions necessary है. ओके, अभी ये कैसे रिकॉग्नाइज होगा तो वो कौन डिसाइड करेगी? सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट डिटरमाइंस हाउ दिस एक्ट, record and proceedings are proven and their effect established in the other states, right? So civil code जो भी होगी ना उसकी judgment from any part of India, it can be executed across the borders of the country without requiring the new lawsuits. राइट. नाउ हमने जो आर्टिकल 301 टू 307 देखे स्टार्टिंग में, दैट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द कंट्री. तो ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, इट नॉट ओनली प्रमोट्स अक्रॉस द स्टेट्स बट ऑल्सो विथ इन द स्टेट्स. तो इसका मतलब सिर्फ इंटर स्टेट फ्रीडम नहीं है, इवन द इंट्रा स्टेट फ्रीडम भी है. बट यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. अभी ये कौन से रेस्ट्रिक्शंस होंगे? तो जो रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 301 टू 307 में दिए गए हैं ना, वही लगा पाएंगे, उसके अलावा नहीं लगा पाएंगे. तो व्हाट इज गिवन इन दैट? सो वन इज पार्लियामेंट कैन पुट द रेस्ट्रिक्शंस. तो पार्लियामेंट जो है वो इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. तो कौन से ग्राउंड के ऊपर? तो पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड के ऊपर, राइट. बट पार्लियामेंट कैन नॉट फेवर, दैट इज इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द स्टेट्स एक्सेप्ट जहां पे स्कैरसिटी ऑफ गुड्स होगा, जैसे कोविड 19 के टाइम पे, राइट. अगर स्टेट को देखें, स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो पुट द रेस्ट्रिक्शंस, ओके, विथ इन द स्टेट बाउंड्रीज. ओके, बट स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता दूसरे स्टेट्स के बीच में. लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन से, तो गुजरात ऐसा नहीं बोल सकता कि महाराष्ट्र से पर्टिकुलर गुड आए बट राजस्थान से नहीं आना चाहिए. सो डिस्क्रिमिनेशंस का पावर स्टेट को नहीं दिया गया है. ओके, और अगर ये लॉ को पास करना है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी. तो प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट प्लस नो डिस्क्रिमिनेशन आर द टू कंडीशंस कि अगर स्टेट को रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर इन द पब्लिक इंटरेस्ट. तो कौन सा ग्राउंड है? पब्लिक इंटरेस्ट का. बट अगर डिस्क्रिमिनेशन करना है स्टेट के बीच में तो कौन कर सकता है? तो पार्लियामेंट कैन डू, ओके, ऑन द ग्राउंड ऑफ स्कैरसिटी ऑफ द गुड्स, right. Now third is taxation powers, that is state may tax imported goods if similar taxes are applied to the locally manufactured goods, preventing discriminatory taxations, right. तो यहाँ पे भी लाइक गुजरात महाराष्ट्र से कम टैक्स लगा के राजस्थान से ज्यादा ऐसा नहीं कर सकता. एंड फोर्थ वन इज नेशनलाइजेशन एक्सेप्शंस, दैट इज ट्रेड फ्रीडम जो भी दी गई है इट इज सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन लॉस establishing the monopolies for the central or the state in the trade, business, industry or service, right. So यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ द लॉ पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकती है कि ये पर्टिकुलर सर्विस तो हम ही करेंगे, कोई प्राइवेट नहीं कर सकता. So यहाँ पे it power is given to the central and state government. Now here this restrictions, okay, ये पूरा इसका movement, okay, देखना मॉनिटर करना, it can done by the parliament or a particular authority that is made by the parliament. Okay, so parliament या तो directly कर सकती है या तो it can do indirectly through the authority. but अभी तक कोई particular authority नहीं बनाई गई है for it, तो remember that. सो अभी तक जो हमने 4 फ्रेमवर्क्स देखे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो दैट वर टोटली द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे. नाउ फिफ्थ वन इज द जोनल काउंसिल. ओके, अभी जोनल काउंसिल जो है दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, सो इट इज मेड अप अंडर द एक्ट दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राइट. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर नहीं करता, ये पर्टिकुलर पार्लियामेंट का एक लेजिस्लेशन है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 में इनेक्ट किया गया था. वो जोनल काउंसिल को इस्टेब्लिश करता है. 5 जोनल काउंसिल, दैट इज नॉर्थ, ओके, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राइट. और जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है उसका एक सेपरेट एक्ट है दैट इज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट,
जो 1971 में बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, राइट। तो टोटल 6 काउंसिल्स हैं, जोनल काउंसिल। 5 जो हैं वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनी थी, और एक जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट से बनी थी, राइट। विल सी द मेंबर। तो लाइक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में टोटल 8 स्टेट्स हैं। कौन से? तो सेवन सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट है, प्लस सिक्किम। ओके, तो टोटल 8 स्टेट्स आर देयर इन द नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, राइट। सो अभी इनको कैसे बनाया गया है, कौन से फैक्टर्स को माइंड में लेके पर्टिकुलर जोनल काउंसिल को डिवाइड किया गया है? तो वन इज नेचुरल डिविजन्स। ऑब्वियस है कि जैसे साउथ के स्टेट्स हैं तो साउथ जोन में होंगे, राइट। सो नेचुरल डिविजन्स, रिवर सिस्टम्स, communication infrastructure, cultural factors, language factors, and economic development needs. So these are the factors that have been kept in mind for creation of the zonal councils, like natural division, river system, communication infrastructure, cultural and language factors, economic development needs. Now we'll see the composition of the zonal council. So like यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं हर एक जोनल काउंसिल के। फिर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं फ्रॉम स्टेट्स, राइट। फिर स्टेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट्स। फिर यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो लाइक होम मिनिस्टर होंगे यूनियन के, सीएम होंगे हर एक स्टेट के, 2 एक्स्ट्रा मिनिस्टर होंगे स्टेट के, एंड लास्ट वन इज यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर। और हर एक सीएम जो होते हैं वो वाइस चेयरमैन तरीके एक्ट करते हैं 1 साल के लिए। सो रोटेशन होता है, राइट। एक बार महाराष्ट्र का, फिर एक बार गुजरात का, एंड ऑल सच थिंग्स। ओके, एंड नॉन वोटिंग एडवाइजर्स आर आल्सो देयर। नॉन वोटिंग एडवाइजर्स में कौन होते हैं? तो जस्ट नोट दैट हियर नीति आयोग इज देयर। सो नीति आयोग का एक नॉमिनी होगा, एक चीफ सेक्रेटरी होंगे स्टेट के, और एक डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे स्टेट के। So Chief Secretary of the State, Development Commissioner, and the nominee of the Niti Aayog. Now, what are the objectives of the zonal councils? So generally to achieve the emotional integration of the country, to counter the regionalisms, to promote cooperation and development across the India, and ensure the political equilibrium between the different regions. Right? तो ये इनके objectives हैं. नाउ दिस आर द डिफरेंट जोनल काउंसिल्स। जस्ट आप ऐसा रिमेंबर करना, जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है ना, वहां पे 4 स्टेट्स याद रखना। जैसे यूपी में से उत्तराखंड अलग हुआ, तो इनका कॉमन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नीड्स होंगे। और एमपी में से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, राइट। सो उत्तराखंड, यूपी, एमपी एंड छत्तीसगढ़, तो ये 4 जो हैं ये आपके सेंट्रल में, और इनका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। साउथ का आपको इजीली याद रह जाएगा, राइट। ऑल साउदर्न स्टेट्स, तो दैट इज वेरी इजी, उनका चेन्नई में है। नॉर्थ का याद रखना खाली एक चीज, कि राजस्थान जो है ना वो नॉर्थ में है, उनको आप वेस्ट में मत कंसीडर करना। बाकी सब नॉर्थ का ही है, जैसे उत्तराखंड के ऊपर तो हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, तो दैट इज इजी। जस्ट रिमेंबर राजस्थान। और बाकी बचा तो वो वेस्ट में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और फिर यूनियन टेरिटरी। कर्नाटक ऑब्वियसली साउथ में आएगा। और ईस्ट भी इजी है, क्योंकि सेंट्रल का आपने निकाल दिया तो ईस्ट में आपको पता चल जाएगा। बिहार में से झारखंड अलग हुआ, और वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में है, और उड़ीसा, और उनका हेडक्वार्टर है कोलकाता, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है, वी हैव सीन दैट इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। तो इसका पर्टिकुलर एक्ट अलग ही है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं है, राइट। और यहाँ पे टोटल 8 मेंबर्स हैं। इनका फंक्शंस तो यही है, इमोशनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट और वो, बट एक स्पेशल फंक्शंस भी इसको दिए गए हैं, जैसे यूनिफाइड रीजनल प्लान बनाना, कॉमन इंपॉर्टेंस जो मैटर्स होंगे उनको एड्रेस करना, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, और रीजन्स की यूनाइट डेवलपमेंट चैलेंजेस को, जैसे नॉर्मली क्या चैलेंजेस हैं, तो पोवर्टी इज देयर, ओके, एंड देन यू कैन से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आर देयर, तो उनको एड्रेस करना अच्छी तरह से। Now this was the questions that have been asked in the UPSC prelims on the interstate relations. तो जैसे which of the following statement is correct regarding the interstate council? Now just see the 6C and D option. That is, Prime Minister is the ex officio chairman of the council. Obviously yes.
It was established on the recommendation of Sarkaria Commission. Yes. Okay, now see the first A and B option. So here what is given? It's a permanent constitutional body, and here it is given it's a temporary body. तो देखो A और B कहीं ना कहीं 180 डिग्री पे हैं, तो यानी आंसर इन वन A और B में से ही आएगा, राइट? आंसर विल बी आइदर A और आइदर B. सो अगर ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना, इट मींस यू हैव द 50-50% प्रोबेबिलिटी आंसर राइट होने की. सो डोंट लीव दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, नाउ डिवाइड, नाउ you think which is the correct answer and comment it, right? Now consider the following statement about the zonal council. So they are the statutory body under the SRA. Union Home Minister is the chairman and they are the advisory body. Again, comment it in the comment sections. Now, which of the following is not a function of the Northeastern Council? Regional planning, investigation of the interstate water disputes, security and public order maintenance, and economic and social development coordination. Right? So try to solve such things and comment your answer in the comment section. So we'll meet in the next slide, that is emergency provisions. So if you like the video, please subscribe the channel, hit the bell icon button and comment your answers below and share as much as possible. Thank you.